He is a high-performing minister of Narendra Modi's cabinet, a doer and implementer, someone whose work has received bipartisan praise. Unlike a regular politician, he speaks his heart out. Senior BJP leader, currently member of BJP Parliamentary Board, Union Minister Nitin Gadkari, thank you so much for your time here, sir. Network 18 की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है, नितिन जी। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, कोई भी चुनाव में जो सरकार चुनकर आती है और जो कार्य करती है, उसके कसौटी और परीक्षा के रूप में चुनाव होता है। 2014 का जो चुनाव था, उसमें भारत की जनता की आशा, अपेक्षा और आकांक्षा मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी पर टिकी थी। और उस समय के यूपीए सरकार के प्रति नकारात्मकता भी थी, कुछ इश्यूज भी थे। तो लोगों ने जिस आशा, अपेक्षा और आकांक्षा के साथ हमारी सरकार को चुनकर दिया है, उसमें 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने क्या कार्य किया है, इसकी परीक्षा इस चुनाव में होगी। और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जो 50 साल में नहीं हुआ, वो कार्य 5 साल में हमारे सरकार ने करके दिखाया। और इसी के आधार पर निश्चित रूप से हमारी सरकार फिर से, हमारी पार्टी फिर से चुनकर आएगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी आपके काम की बात कर रही है, चर्चा हो रही है, पोस्टर्स लग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हो रहा है, तो ये नितिन गडकरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है, वो क्या सबसे अहम रहा है इस सरकार के अचीवमेंट में? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं मानता। सरकार में सभी ने काम किए हैं और जो काम करते हैं उसका श्रेय सरकार के नेता जो होता है प्रमुख, उसको मिलता है। तो ये केवल मैंने काम किया ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया है। मेरे को एक एडवांटेज है क्योंकि मेरे रोड के काम, पोर्ट के काम, शिपिंग के काम, इरिगेशन के काम दिखते हैं। बाकी लोग बेचारे हेल्थ में क्या दिखाएगा, फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी कुछ दिखता है। पर ओवरऑल हमारे सरकार के टीम ने, सभी ने अच्छा काम किया है और उसका मिला जुला इफेक्ट जो है, वो जनता में हमारे प्रति विश्वास भी है और समर्थन भी है। और दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार का आन बान सम्मान भी बढ़ा है। इसके आधार पर मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से लोगों का समर्थन हमको मिलेगा। सर, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स से भी आपका रिश्ता अच्छा है, जबकि 5 साल में बहुत ही बिटर डिस्कोर्स रहा है। आपको लगता है ये आपकी सरकार का एक फेलियर है? क्योंकि जिस तरह से माहौल बिगड़ा, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ। देखो, जो लोग 30-35 साल से मुझे जानते हैं, मेरा अपना एक स्वभाव है, उसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं होते हैं। दोस्ती होती है, मैं दोस्ती निभाता हूँ। और मंत्री होने के नाते भी मुझे जो हमको सिखाया गया कि कानूनन काम सबका होना चाहिए। अच्छा, मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, मैं कोई बीजेपी का मंत्री थोड़ी हूँ। तो मेरे यहाँ जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते थे, तो मुझे जो भी उनका काम मैं कर सकता था वो मैं करने की कोशिश मैंने की। और जो लोग मुझे आइडियोलॉजिकली इतने विरोध में कि जो कभी मुझे सपोर्ट भी नहीं कर सकते, उनका भी काम किया। विकास का काम सबका करना चाहिए, यही सोच हमारी है। और मोदी जी ने ये भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो विकास में राजनीति क्यों करें? तो हमने सबको सहयोग करने की कोशिश की और बाकी सभी पार्टी के लोगों के साथ भी अच्छा हुआ, मेरे संबंध अच्छे रहे और स्वाभाविक रूप से उनका प्रेम और विश्वास भी मिला। मेरे पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के प्रति मेरा वैसे ही व्यवहार है और जो लोग मेरे घर पे आते हैं उनके साथ वही सेम ट्रीटमेंट है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए नहीं है। नहीं, लेकिन सर, जो माहौल जिस तरह का था, गुस्सा, राजनीति में इतना गुस्सा क्यों है? ट्रेजरी बेंचेस में और ऑपोजिशन में तालमेल नहीं, बातचीत नहीं। मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए एक बात हमने अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि मतभेद हो सकते हैं और वैचारिक मतभेद होना नैसर्गिक है, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। हम एक दूसरे के विरोधी है, वैचारिक विरोधी है, दुश्मन नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में मैं ये मानता हूं कि ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। और इस उत्सव में पूरे देश की, दुनिया की जनता हमारे तरफ देख रही है और हम विचारों के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर, कार्यक्षमता के आधार पर जरूर डिबेट करें। इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, बाकी सभी अलग अलग प्रकार की नीतियां, उसकी चर्चा करें
और जिस प्रकार से अमेरिकन डेमोक्रेसी, यूके की डेमोक्रेसी प्रगल्भ हुई है, इश्यूज के आधार पर बातचीत होती है, उस प्रकार से हमारे लोकतंत्र को भी प्रगल्भ करके जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से ऊपर उठकर नीतियों के आधार पर चर्चा करके, पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर अपनी चर्चा करके जनता अपना मत तय करे। लेकिन और मीडिया के द्वारा चौकीदार बन गए हैं। मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू हुआ है। आप नीति की बात कर रहे हैं, आप अपनी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, फिर मैं भी चौकीदार क्यों? देखो, प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार की भावना जो कही थी, चौकीदार माने रक्षक। कोई कहता मैं लोकतंत्र का रक्षक हूं, मैंने लोकतंत्र का चौकीदार हूं, देश की सुरक्षा का मैं चौकीदार हूं। तो ये क्या है कि ये कंसेप्ट ऐसा है कि कोई बिल्डिंग में चौकीदार होता है, वो क्या करता है, बिल्डिंग की सुरक्षा करता है, आने वाले लोगों में कोई गलत लोग नहीं आ रहे, ये चीज की चिंता करता है। ये भाव के रूप में उसको, उस फ्रेज को लोगों के सामने रखा गया है। लेकिन आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कह रहे हैं कि आपके पास नौकरियों का जवाब नहीं है, नौकरी कहाँ गई वो आप बता नहीं पा रहे, रूरल डिस्ट्रेस का जवाब नहीं है, तो सबको चौकीदार बना दिया। देखिए, पहली बात ऐसी है कि मेरे ही डिपार्टमेंट में मैंने 11 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए हैं। सागरमाला, भारतमाला, ये दो फ्लैगशिप प्रोग्राम थे, उसमें भारतमाला में 7.5 लाख करोड़ के 24,000 किलोमीटर के कामों का शुभारंभ किया है। अभी मंजूर किया है, कुछ 7-8 हज़ार करोड़ के काम का शुभारंभ हुआ है। मैं आपको बताता हूं, हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, टनल्स बना रहे, रोड्स बना रहे, 40% देश का सीमेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। लोहा हमारे कारण सबसे ज्यादा लग रहा है। मशीनरी इंडस्ट्री जो थी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, उसका टर्नओवर दुगना हो गया एक साल में। तो क्या इससे रोजगार निर्माण नहीं हुआ? 11 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट, उसके बाद 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट शिपिंग में, सागरमाला में हमने ऑलरेडी अवार्ड किए, जिसमें 2-2.5 लाख करोड़ के तो प्रोजेक्ट। आप लोगों ने डेटा क्यों नहीं रिलीज किया? मैं बता रहा हूं ना, 11 और 5 16 लाख और 1 लाख करोड़ नमामि गंगा में 285 प्रोजेक्ट, और सिंचाई के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और बाकी सब प्रोजेक्ट मिलाकर करीब 1 लाख करोड़ का वो प्रोजेक्ट उसमें हुए। तो ये टोटल अगर पकड़ेंगे तो 17 लाख करोड़ का काम तो मेरे हुआ है। कम से कम 50 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो मेरे डिपार्टमेंट में हुआ है। एक बात जरूर है कि कभी भी इकोनॉमी में किसी का भी राज्य हो, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं अच्छा काम करते, कभी वो डाउन होते, कभी दूसरा डाउन होता। आज एग्रीकल्चर में, रियल इस्टेट में कुछ समस्या है, और अब हमने ऐसी नीति बनाई है एग्रीकल्चर के लिए भी, 6,000 रुपए हम किसानों के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, फसल बीमा योजना लाई, सिंचाई का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, हमने जो एग्रीकल्चर कमोडिटी की एमएसपी जो थी वो 2.5 गुना बढ़ाई। अब हम लोग बायोफ्यूल की पॉलिसी ला रहे हैं ताकि 2 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी बायोफ्यूल की बने। हवाई जहाज से लेकर हमारी बसेस, ट्रक बायो एविएशन फ्यूल पर चले, अलग अलग प्रकार के फ्यूल का इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी ला रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहना, क्रॉप पैटर्न बदल रहे हैं। अब देखो, चीनी सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, पल्सेस सरप्लस। अब ग्लोबल इकोनॉमी में भाव तो सरकार नहीं तय कर सकती। अब ब्राजील में 20 रुपए किलो चीनी का भाव है और हमने 34 रुपए किलो चीनी का भाव पकड़ के किसानों को, लेकिन आप मानते हैं रूरल डिस्ट्रेस रियलिटी है? देखिए, 70 साल की समस्या है और उसमें हमने काफी बड़े प्रमाण पर राहत देने की कोशिश की है, और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और क्योंकि आप नए नए आइडियाज देते रहते हैं, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की, तो टेस्ला कब आएगा हिंदुस्तान में? देखो, टेस्ला तो अभी तक आने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उन्हें रुचि नहीं दिखाई है, पर आज पूना में, अभी महाराष्ट्र में 900 इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। अनेक जगह पर इलेक्ट्रिक बसेस शुरू हो रही है। मेरे खुद कॉन्स्टिट्यूशन में नागपुर में 250 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है। अब मैं आपको आज से 1 साल के बाद इस देश में आपको सब तरफ इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टैक्सीज, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा दिखेगी। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं जब बचपन में साइकिल रिक्शा में बैठता था तो जब चढ़ाव आता था तो मैं नीचे उतर जाता और रिक्शा वाला जब लेके जो जाता, इतना दुख और दर्द होता था। आज मुझे खुशी है कि हमने कानून बनाया और मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा लाई। अब रास्ते पर कोई 1 करोड़ लोग जो आदमी को ढोने का काम करते थे, जिसको राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आज हर गांव में जाता हूं, देखता हूं रिक्शा दिखते क्या, साइकिल रिक्शा नहीं दिखते। 1 करोड़ लोगों को मैकेनाइज ई ड्रिवन रिक्शा की तरफ डाइवर्ट करना, ये मानवता के आधार पर कितना बड़ा काम हमारे सरकार ने किया। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उसका कानून पास किया, और आज जगह जगह झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह पर गरीब आदमी की
अगर जाने आने की व्यवस्था ई रिक्शा ने की है। सर, तो मैं भी चौकीदार जो कैंपेन है वो कितना असरदार होगा 2019 में? देखो, एक चुनाव के समय अलग अलग प्रकार के कैंपेन होते हैं, उसके पीछे एक भाव है और निश्चित रूप से वो भाव यशस्वी होगा। तो आपको लगता है ये इमोशनल है क्योंकि पुलवामा की घटना हुई थी? देखिए, इसको पुलवामा की घटना से जोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हुआ है कि चौकीदार प्रधानमंत्री ने कहने के बाद चौकीदार चोर है ऐसी बातें कही गई। मुझे लगता है प्रधानमंत्री कोई बीजेपी का नहीं होता, देश का होता है। प्रधानमंत्री के बारे में जो उल्लेख करना चाहिए वो निश्चित रूप से अच्छी भाषा में करना चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर जो भाव है कि मैं इसका रक्षक हूं, मैं इसका संरक्षक हूं। तो राष्ट्रवाद मुद्दा है आपके लिए? राष्ट्रवाद हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारा आत्मा है। हमारी पार्टी में मैं जब अध्यक्ष था तो कार्यालय के बाहर लिखा था बोर्ड, उसमें आज भी लिखा है राष्ट्रवाद। ये हमारा आत्मा है। राष्ट्र सर्वोपरि। हम सबसे पार्टी के पहले देश, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं, और इसलिए राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है, और सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय, समाज का आखिरी व्यक्ति जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको हम परमेश्वर मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन अंत्योदय के नाम से ये हमारा उद्देश्य है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं एरियल स्ट्राइक्स को। राहुल गांधी के ट्रस्टेड एडवाइजर हैं, गाइड हैं सैम पिट्रोडा, उनका ये बयान है सर। सैम पिट्रोडा कहते हैं 8 people with reference to 2611 came and did something. You don't jump on an entire nation. It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. I don't believe it that way. The Prime Minister has criticized this. How do you look at this statement? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो शूर जवान हमारा बलिदान करते हैं उनके इंटेंशन पर, नियत पर इस प्रकार की कोई चर्चा करना उचित नहीं है। मैं ये दिल से, हृदय से मानता हूं कि इन विषयों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का रेडियो और टीवी जो भाषा बोलता है, उस भाषा में अगर हमारे यहाँ के लोग बोलेंगे तो एक प्रकार से हमारे शूर जवानों का वो अपमान भी होगा, और मैं ऐसी चर्चा के लिए कोई जवाब भी देना नहीं चाहता, ना मुझे कुछ कहना है। मैं इतना ही कहूँगा, और मैं अपेक्षा करूँगा और अनुरोध करूँगा कि जवानों का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे विषयों का राजनीतिकरण करना नहीं चाहिए, ना हमको इसका श्रेय चाहिए, न ये चर्चा में हम लोग को इस बार से लेना चाहते हैं। और मैं मीडिया में भी आप लोगों को कहता हूं कि इतने संवेदनशील विषय की चर्चा, विवाद और डिबेट करना देश के हित में नहीं होगा। नहीं किया तो अच्छा ही होगा। तो आप भी तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी तो कर रही है। मैं इसीलिए चुपचाप रहना ही पसंद करता हूँ। जो अपनी भावना है वो मैंने बताई। पोस्टर्स लग रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे। तो क्या ये इलेक्शन इशू है? नहीं है, हमको इलेक्शन इशू बनाना नहीं है, और न बनाने की बात है। कोई इसी प्रकार के सवाल जवाबों से अर्थ निकाल के विषय बन जाता है, इसलिए इसके ऊपर स्तब्ध रहना ही ज्यादा उचित होगा। मैंने अपनी भावना जताई है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। नागपुर से आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। नागपुर बीजेपी आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। कितना अहम है ये आपके लिए चुनाव? हर चुनाव पार्टी के लिए अहम होता है। मैं पिछले बार 3 लाख वोटों से चुनाव जीता हूं। इस बार मैं 4 साढ़े 4 लाख वोटों से चुनाव जीतूंगा। मैंने 5 साल में नागपुर में जितना ज्यादा काम करने की कोशिश की है, और जात, पंथ, धर्म, भाषा के ऊपर उठकर मैंने काम किया है। मुझे सभी जनता का सपोर्ट है, और इस साल में मेरी मार्जिन 1.5 लाख वोटों से बढ़ाऊंगा और चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्यादा सरप्राइज नहीं है इस लिस्ट में। यूपी में भी ज्यादातर आप रिपीट कर रहे हैं एमपीज और मिनिस्टर्स को। तो क्या ये पार्टी मानती है, क्योंकि आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? और एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो वो बस 6 एमपीज के अगेंस्ट में क्यों थी? 28 का अगर जो बात किया जाए यूपी के। और पार्टी के अध्यक्ष और हमारी पार्टी हर सीट का अध्ययन करती है। कार्यकर्ताओं का, जनता का मत क्या है, सर्वे का मत क्या है, और सब बातों का अध्ययन करके पार्टी निर्णय करती है। और मुझे लगता है जहां चुनकर आने की संभावना है, जनता का सपोर्ट है, उसको टिकट देती है। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, और इसका मूल्यांकन बहुत सही ढंग में होता है, और किसी के आग्रह के कारण किसी को टिकट नहीं मिलता। उसके मेरिट पर किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। रायबरेली में क्या थॉट है पार्टी का?
पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा नहीं हुई, जब होगी तब तय होगा। और जहां तक ये देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर को काशी ने बुलाया है, अमित शाह लड़ रहे हैं गांधीनगर से, क्या बात होगा, क्योंकि वो भी पार्टी प्रेसिडेंट हैं अभी और आप पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको गांधीनगर से लड़ाने का तय किया तो अच्छा है, और वो अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनकी जो विधानसभा थी वो भी उसी में आती है। और जब अडवाणी जी चुनाव लड़ते थे तो अमित शाह उनके चुनाव का नेतृत्व करते थे, स्वाभाविक रूप से उनका संबंध भी है, और वो अच्छे मार्जिन से वहां से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मोदी कैबिनेट पार्ट 2 में अगर बनी तो वो मंत्री होंगे? ये तो प्रधानमंत्री तय करेंगे। ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। हाँ। और अडवाणी जी का टिकट नहीं मिलना, देखो अडवाणी जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, हमारे श्रेष्ठ नेता रहे, कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। अब वो ऐसा है कि नेचुरल कोर्स में है, कुछ उम्र के बाद तो बदलाव होते ही रहता है, और इसलिए मुझे लगता है अडवाणी जी से बातचीत होकर पार्टी के अध्यक्ष जी ने उचित निर्णय किया है। उनको ऑप्शन नहीं दिया गया या उन्होंने खुद बोला? मुझे इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि पर मेरा विश्वास है कि संगठन मंत्री और अध्यक्ष जी ने उनसे बातचीत की होगी। क्या 75 साल का कैप लगा है? देखिए इसके बारे में चर्चा हुई है पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्टी अध्यक्ष इन्होंने विचारपूर्वक निर्णय किए हैं, और पार्टी में जो निर्णय होती है उसकी चर्चा मीडिया के साथ करना उचित नहीं होगा। क्या ये माना जाए कि एंड ऑफ रोड है अडवाणी जी के लिए? मैं ये मानता हूं कि अडवाणी जी हमारे कल भी नेता थे, आज भी और कल भी रहेंगे। हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे, पार्टी के संस्थापक हैं, और उनके प्रति वही सम्मान सबके मन में आज भी है और कल भी रहेगा। ऑपोजिशन का कहना है सर कि अडवाणी जी ने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। एक मैं बयान कोट कर रही हूं, उनका कहना है जब मोदी जी बुजुर्गों का आदर नहीं करते, वो जनता के विश्वास का आदर कहां करेंगे? देखिए अडवाणी जी का टिकट और भारतीय जनता पार्टी की समस्या, प्रश्न, निर्णय, इसका कांग्रेस पार्टी से क्या संबंध है? क्या कांग्रेस पार्टी सब अपने पुराने लोगों को टिकट दे रही क्या? इस प्रकार से लोगों को कंफ्यूज करना और विवाद खड़े करना, ये उनका संबंध है। उनने अपने पार्टी को तो देखे, वो अपने पार्टी की समस्या को समझाए, सुलझाए। हमारे पार्टी में किसको टिकट देना, किसको नहीं देना, ये पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। टर्न कोर्ट्स को जगह मिली उड़ीसा में, बंगाल में, तो आप मानते हैं कि ये जो 2 स्टेट हैं जहां पर आप कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो पूरा दूसरे पार्टी के लोग हैं वही ज्यादा मजबूत हैं? ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि दोनों राज्यों में हमारी ताकत जितनी रहनी चाहिए उतनी नहीं है, और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए हमारे विचार परिवार के साथ, संगठन के साथ अगर कोई जोड़ना चाहते तो उनको जोड़ना चाहिए, और जोड़कर ही पार्टी बड़ी हुई है। उसी के आधार पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर डायनेस्टी के अगेंस्ट में बोलते हैं, आप सब लोगों ने डायनेस्टी के अगेंस्ट में बोला है, तो फिर शिमोगा से BY राघवेंद्र जो BS येदियुरप्पा के बेटे हैं, उनको टिकट क्यों मिला? देखिए एक बात याद रखिए, किसी का बेटा बेटी होना एक गुनाह नहीं है, पर उसके लिए उसके माँ बाप ने कोशिश करना टिकट के लिए गलत है, कि भाई उसने आग्रह करना कि मेरे बेटे को टिकट दो। जब जनता का सपोर्ट है, कार्यकर्ता का सपोर्ट है, तब अगर मिलता है तो कोई अड़चन नहीं है। ये भी स्पेकुलेशन हो रहा था कि जो आपके 3 मुख्यमंत्री अभी हारे हैं, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह, रमन सिंह, उन लोगों को सेंटर में रोल मिलेगा और शायद वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि जो अभी आगे लिस्ट आएंगी उसमें उनको फील किया जा सकता है? ये सब बातों का निर्णय पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड निश्चित रूप से विचारपूर्वक करके निर्णय करेगा। सुषमा जी, उमा भारती चुनाव नहीं लड़ना चाहती? सुषमा जी ने तो, मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य जिस प्रकार का है तो पार्लियामेंट में जाना, लोगों में घूमना, ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस कारण से नहीं लड़ूंगी। उमा भारती जी ने कहा, उनका एक पत्र मुझे भी मिला, अध्यक्ष को भी मिला है, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का काम करूंगी, प्रचार करूंगी, चुनाव नहीं लड़ना चाहती। क्या वो यूपी से मध्य प्रदेश अपने होम स्टेट वापस जाना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता, जो पार्टी जो भी काम देगी वो करना चाहती है। सर, हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, क्योंकि आप हिंदी बेल्ट में पीक कर चुके हैं। जो आपका स्ट्राइक रेट है, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो शायद फिर से ना दोहराया जाए, तो कहां पर से नंबर आएंगे आपके? देखो, हम लोग बंगाल में अच्छी सीट मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में हमको अच्छी सीटें मिलेगी, उड़ीसा में अच्छी सीटें मिलेगी, और आज की स्थिति में मैं जो माहौल देख रहा हूँ सब जगह पर, पिछले बार जितनी सीटें हमको उत्तर प्रदेश, बिहार में मिली थी उतनी सीटें तो हम मेंटेन करेंगे ही, 2-4 सीटें ज़्यादा ही मिलेंगे, और हम 300 से ऊपर जाएंगे।
हमारी मेजोरिटी आएगी। उड़ीसा में लास्ट टाइम जब मोदी वेव था तो 1 सीट मिली थी, इस बार 7-8 सीटें मिल सकती है, क्योंकि वहां के वर्तमान सरकार के प्रति भी नाराजगी है लोगों के मन में। लेकिन अगर हम बिहार की बस बात करें, 17 सीट से तो आप चुनाव लड़ना शुरू कर रहे हैं, 22 सीट आप जीते थे, तो 5 सीट तो उसी वक्त कम हो गई। देखिए, अलायंस पॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसा होता है, सबको साथ में लेकर जाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। बिहार के कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप में जीते हुए सीटों पर हम नहीं लड़ रहे हैं, इसका दुख और दर्द भी है। फिर भी पार्टी के व्यापक हित के लिए ये कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि हमको सबको साथ में लेकर जाना है। क्योंकि उस समय के लोकसभा में जनता दल हमारे साथ नहीं था, जेडीयू हमारे साथ नहीं था। तो ये अलायंस कंपल्शन माना जाए या कॉमोडेटिव हो गई है भाजपा? देखो, आप एक बार याद रखना, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। ओके। और इसमें परमिटेशन, कॉम्बिनेशन बनते हैं, बिगड़ते हैं। आखिर मेजोरिटी और चुन कर आने के लिए अपने विचारों के समर्थक, अपने साथ चलने वाले लोगों को दिल बड़ा करके साथ लेना पड़ता है। उसी से लीडरशिप बनती है, उसी से सक्सेस स्टोरी बनती है। तो वही आपने बड़ा दिल शिवसेना के साथ दिखाया महाराष्ट्र में, और वही बड़ा दिल दिखाया हम जेडीयू के साथ बिहार में। बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बड़ा दिल रखकर ही सबको साथ में लेकर लेना पड़ेगा। लेकिन तमिलनाडु में जो रेनबो कोalition बना है सर, वहां पर तो एंटी इनकम्बेंसी है, देयर इज मैसिव एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट AIADMK, एंड AIADMK इज अ डिवाइडेड हाउस एज वेल। मुझे नहीं लगता AIADMK और हमारे जो बाकी पार्टनर है, जिसमें बीजेपी साथ में है, हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा और हम अच्छी सीटें जीत पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इन तमिलनाडु ऐसे व्हाट इज गिविंग यू कॉन्फिडेंस? नहीं, मैं भी तमिलनाडु में बीच में गया था, वहां के लोगों से मैंने चर्चाएं की, और मुझे लगता है कि हमारा बहुत अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा। ये पब्लिक का भाव है। बट योर गुड फ्रेंड हैजंट जॉइंड पॉलिटिक्स फॉर्मली, रजनीकांत। It is up to him to decide. He is not very much interested to contest the election of parliament. But particularly, I am expecting that he may support to BJP. He will support them. He will support. This time? Yes. And will there be a formal announcement by him that he will be I don't know the details, but we are expecting that in the interest of the country and Tamil Nadu, we are expecting support from him for BJP. नितिन जी, आपने बात की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है और बीजेपी 220 पे अटक जाती है, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर के रेस में हैं? मैं इस बात को बहुत बार क्लियर कर चुका हूं। न मैं कोई रेस में हूं, न हमारे कोई 220 वाला क्लब है। मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको फुल मेजोरिटी मिलेगी और हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। क्योंकि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं दूसरे पार्टीज के साथ, नवीन पटनायक, YSR कांग्रेस, सबके साथ। अगर वो लोग बोले कि नितिन गडकरी का अगर चेहरा होगा तभी हम सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है ऐसी कोई संभावना नहीं है। हमारी पूरी मेजोरिटी आएगी और ये सवाल भी अप्रस्तुत है, इसका कोई रिलीवेंस नहीं है। लेकिन सर, आपके इक्वेशंस की बात की जाए, पर्सनल इक्वेशंस जो है सब पार्टी से, ये नितिन गडकरी बीजेपी नेता से है या नितिन गडकरी से है? देखिए, आप जो लोग मुझसे नजदीक से जानते हैं 35-40 साल से, मेरा स्वभाव कल भी जो था वैसा है, आज भी वही, आगे भी वैसे ही रहेगा। और मैंने कोई पॉलिटिकल हिसाब से ना किसी दोस्ती की, ना कोई कैलकुलेशन है। मैं जो भी है वैसा हूं पहले से, और वैसे ही मेरे संबंध रहे हैं। महाराष्ट्र में था तो भी ऐसे है, यहाँ आए तो भी ऐसे है। नितिन जी, आपके 2 बयान आए थे जिस पर काफी स्पेकुलेशन हुआ, और उसमें एक में तो आपने ट्वीट करके क्लैरिफाई भी किया था। इन दोनों बयानों को हम किस तरह से देखें? जो आपने पहली बार कहा था पुणे डिस्ट्रिक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन लिमिटेड के इवेंट पे कहा था, लीडरशिप शुड हैव द टेंडेंसी टू ओन अप द डिफीट्स एंड फेलियर्स इन इलेक्शंस। आपका एग्जैक्ट वर्ड था वृत्ति टू ओन अप, टेंडेंसी टू ओन अप। देखो, वो मराठी में भाषण था, यूट्यूब पर है, आप मराठी समझते होंगे तो अच्छा, नहीं तो किसी से अच्छी तरह से समझ लेना। मैंने कहा था कि बैंक में कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। लॉस और प्रॉफिट में बैंक के संचय, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में गया था, तो मैंने कहा कि सब लोगों ने प्रॉफिट और लॉस में मिलकर रहना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। हम नहीं के चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, हार और जीत में भी हम साथ रहते हैं, ओन करते हैं और आगे जाते हैं। यही मैंने कहा था। मेरे भाषण का कोई संबंध किसी से नहीं था। ये 11 बजे मैंने भाषण दिया, शाम को 5 बजे उस सकाळ वृत्तपत्र का एक सरकारनामा करके वेबसाइट है, उसने लिखा कि मैंने अमित शाह ने
विधानसभा के चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा। मैंने अमित शाह जी का नाम नहीं लिया, विधानसभा के चुनाव की बात नहीं की, और उनका आधार लेकर बाकी लोगों ने न्यूज स्पेकुलेट की। फिर दूसरा, मैंने एक जगह हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि पहले अपनी बेरोजगारी भुखमरी दूर करो, घर ठीक से संभालो, फिर काम करो। अगर हम घर नहीं संभाल सके तो देश का काम कैसे कर पाएंगे? सर, वो उसी की बात करें आप। यू आर एड्रेसिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल्स एट द 31st IB एंडोमेंट लेक्चर एट द विज्ञान भवन। वहां पर आपने कहा, यदि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और मेरे सांसद और विधायक अच्छा नहीं करते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए, सांसदों के लिए हम जिम्मेदार हैं और उनको अच्छे काम करने के लिए हमने प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रबोधन करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। ये नेतृत्व करके हमारा काम होता है। और इसलिए मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने सिलेबस तैयार किया था, सिलेबस MLA का, MP का, मिनिस्टर का, और पार्टी के द्वारा उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी और उनको प्रशिक्षित करना ये पार्टी की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष करके मेरी भी जिम्मेदारी थी और मैंने ये कोशिश की थी, ये उल्लेख किया था। दुर्भाग्यवश मैं आपको एक बात साफ बताता हूं, ये 3-4 बयान आप इधर उधर करते हुए बात, मैं दमंग आदमी हूं। अगर मैंने मल्ला के बारे में पूछा था जब टाइम्स नाउ पर, तो मैंने जवाब दिए थे, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। पर जो मैंने नहीं कहा वो मेरे मुंह में डालकर, और इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उतनी समस्या है, हम इतना ही तय करें कि हम समस्या नहीं रहे। तो लिख के आया कि मैंने नेहरू जी की तारीफ की। देखिए, आपको अगर गोली मारना है किसी के ऊपर, अगर आप में हिम्मत है तो आप खुद मारिए, मेरे कंधे पे बंदूक रखकर गोली मत मारिए। ये मैंने साफ तौर पर कहा। मेरे आज भी बयान यूट्यूब पर पूरे हैं और उसको पूरी तरह से जो मैंने कहा नहीं था तोड़ मरोड़ कर दिया गया। ये मेरे लिए तो मुझे कुछ कहना नहीं, पर मीडिया की विश्वसनीयता के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी टेबल न्यूज बनाकर उल्टा तिल्टा लिखना ये उचित नहीं है, इतना ही मैं कह सकूंगा। तो आपने फिर क्लैरिफाई भी किया पहले बयान के बाद अपने ट्विटर पे जाकर। अच्छा, एक भी बात देखो, मैंने 11 बजे बयान दिया था पुणे में तो कुछ नहीं आया, 11 से 5 बजे तक शांति थी। तब मेरे कार्यक्रम में 30 जर्नलिस्ट थे। 5 बजे एक ने अगर मिस्चियस लिखा तो 6 बजे के बाद सबने उसको उठा लिया। तो ये मिसचीफ किसने किया? मैंने तो नाम लेके बताया आपको। तो क्या एजेंडा होगा सर? मालूम नहीं मुझे, और मैंने नाराजी भी जताई उनसे बात करके। मैं जो कहता हूं उसके ऊपर मैं कायम हूं। अगर आज मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूं और मैं जो नहीं बोला है उसका तर्क आपके मन में आया और आपके मन में भाव आया कि मेरे बोलने का ये उद्देश्य, इसके ऊपर आपने न्यूज बनाई, तो ये तो ऐसी कैसी पत्रकारिता चलेगी? मैं जो रिकॉर्ड पे कह रहा हूं उसको देखकर अगर उसमें कुछ अर्थ निकलता है तो निकालिए। ये बोला गया कि कोई मैसेज भेज रहे हैं नितिन गडकरी क्योंकि ही स्पीक्स हिज हार्ट आउट। नॉट एट ऑल, मुझे कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं। अगर देना है, बात करना है तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं, उसके लिए आपका उपयोग क्यों करूंगा मैं? ये मेरा स्वभाव भी नहीं है। मैं पार्टी के संगठन के साथ, आइडियोलॉजी के साथ कटिबद्ध हूं और पार्टी डिसिप्लिन को जानता हूं, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं बैठता। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आपके बैस्टियंस थे। 2 स्टेट में तो आपके 15 साल से सरकार चल रही थी, आप हार गए। तो आपको नहीं लगता कि जो माहौल बना है वो इस इलेक्शन पर भी रिफ्लेक्ट हो सकता है? नहीं, अभी तो माहौल बदल गया। कब ये माहौल इतना बदला हुआ है, नया बजट आया, बाद में जो जो घटना है उसके कारण परिणाम काफी माहौल बदला है। और मेरा विश्वास है कि इन तीनों राज्यों में हमारी बहुत अच्छी जीत होगी और जितनी सीटें हम जीते थे उतनी निश्चित रूप से जीतेंगे। महाराष्ट्र की बात की जाए, क्योंकि वो आपका होम स्टेट है, वहां पर विदर्भा में सुइसाइड्स बढ़ रही हैं, फार्मर्स सुइसाइड, तो वो परेशानी की बात है। वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी जो स्कीम्स है वो सक्सेसफुल नहीं रही है। ये कोई 5 साल की समस्या नहीं है, ये 60-70 साल की समस्या है और हमने पहली बार इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत उपाय किए हैं। बड़ी राजा योजना में महाराष्ट्र सरकार को हमने 108 इरिगेशन प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, जिसमें से 40,000 करोड़ हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। और इसमें से तो महाराष्ट्र की सिंचाई 48% तक जाएगी और जाएगा। तो अब जल संवर्धन में महाराष्ट्र में भी अच्छा काम हुआ है और अगर इरिगेशन बढ़ेगा तो किसानों की आत्महत्या निश्चित रूप से कम होगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी बहुत प्रयास किए और हम भी कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये कठिन काम है, इसको समय लगेगा, पर किसानों की आत्महत्या रुकेगी। ये हमारा मिशन है, ये हमारा चैलेंज हमने स्वीकार किया है और एक दिन हम इसको समाप्त करके रहेंगे।
नितिन जी, आपने डिसिप्लिन की बात की, लेकिन आपके जो अलाई हैं महाराष्ट्र में वो डिसिप्लिन तरीके से तो आपसे डील नहीं कर रहे। उनका जो बयान आता रहता है वो तो एकदम ओपोनेंट्स की तरह बात करते हैं। देखिए, डिसिप्लिन पार्टी की बात मैंने की, अलायंस डिसिप्लिन की बात नहीं की। पार्टी में डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन का पालन मुझे करना, ये बात मैंने कही। ये बात जरूर है कि पुराने बयानबाजी बहुत हुई है, पर हमने तय किया है कि उनकी कही हुई बात हम भूल जाए, हमने कही हुई बात वो भूल जाए, और छोड़ो कल की बातें। अब नए दौर से लिखेंगे नई कहानी करके कार्य का शुभारंभ हुआ है। नागपुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें उद्धव जी थे, देवेंद्र जी थे, मैं था, और अब हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति को पिछले बार जैसी सफलता मिली थी उतनी ही सफलता, उससे ज्यादा सफलता इस समय महाराष्ट्र में मिलेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता पूरे ताकत से अब काम को लगे। It is being said that this Maratha reservation is leading to polarization between the OBCs and the Marathas. Do you think this will backfire? ऐसा नहीं है कहीं। महाराष्ट्र का मतदार बहुत सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल और जागरूक है। वो इश्यूज के आधार पर मतदान करता है, और अभी ना ये इशू है, न कई भाव है, न कई टकराव है। हाँ, एक बात जरूर है, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का मुद्दा है, और जातीयता, सांप्रदायिकता और परिवारवाद ये मुद्दे हमारे अपोजिशन पार्टी के हैं। हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। और इसलिए इकोनॉमिक इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से समाज को मुक्ति देनी है, और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना है। और इसलिए सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास, इस भाव को लेकर हमें आगे जाना है। यही हमारा मिशन है और यही हमारी संकल्पना। लेकिन सबका साथ सबका विकास इस बार हम चुनाव में नहीं सुन रहे है। सब बात है, हमारे स्लोगन है ये। हमारा प्रॉब्लम है कि हमको मोदी है तो मुमकिन है सुन रहे हैं। नहीं, हमारा प्रॉब्लम है कि हमारी अच्छी बातें लोग सुनते पर भूल जाते हैं, और जो नहीं रखना चाहिए ध्यान में वो बातें रख के उसको रिपीट करते जाते हैं। तो मैं भी चौकीदार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सबका साथ सबका विकास। सब इंपॉर्टेंट है, हमने कही हुई हर बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट, कल आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, ये काम मैं नहीं करूंगा। ऑलराइट नितिन जी, गोवा के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आप इन्वॉल्व थे, वहां पे फाइनल नाम हुआ था विश्वजीत राणे का और प्रमोद सावंत का। व्हाट वर्कड इन फेवर ऑफ प्रमोद सावंत? नहीं, ये तो मैंने 12 ही हमारे एमएलए से पर्सनल बातचीत की, कार्यकर्ताओं से, पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की, और उसके बाद निर्णय हुआ। अमित शाह जी से चर्चा करके फिर निर्णय किया। मनोहर पारिकर का जाना बहुत बड़ा लॉस है पार्टी के लिए। बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैं 35-40 साल पहले जब महाराष्ट्र बीजेपी का काम करता था, तब मुझे प्रमोद जी ने गोवा की भी जिम्मेदारी दी थी। मैं जाता था, तब नए इसमें मनोहर पर्रिकर, श्रीपाद नाइक और जो अभी दिगंबर कामत कांग्रेस में वो थे, संजीव देसाई थे, ये 4 लोगों को लेकर मैं बैठता था। मेरे मनोहर से, कार्यकर्ता से भी ज़्यादा एक बहुत व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध थे। वो बहुत ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता था, आईआईटी का ग्रेजुएट था, होशियार था, और अपना जीवन उन्होंने देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिया था। एक बहुत ही निष्कलंक और बहुत साफ दिल का अच्छा मेरा मित्र भी था, और पार्टी का कर्मठ नेता था। उससे जाने से हम सबका बहुत नुकसान हुआ, पार्टी का भी हुआ, गोवा का भी हुआ, देश का भी हुआ, और व्यक्तिगत मेरा भी हुआ। उसका जाना हमारे लिए बहुत ही अस्वस्थ करने वाली बात है, और हम सब लोग इसके कारण बहुत दुखी हैं। पर इसीलिए उसके बाद में पूरे यूनानिमसली फिर से एक बार हमने नया मुख्यमंत्री का चयन किया, मंत्रिमंडल बना है, और उसका गोवा के प्रति बहुत प्रेम था, प्यार था। मैंने खुद 15,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गोवा में दिए थे। उनका जो सपना था गोवा के बारे में, उसको आगे यशस्वी रूप से पूरा करना, यही नई मुख्यमंत्री की और वहाँ के पार्टी के नेताओं की और एमएलए की जिम्मेदारी है। आज ही सुबह मुख्यमंत्री मुझे मिले थे, और मैंने उनको आग्रह से कहा कि यही मनोहर को सही श्रद्धांजलि होगी कि उसके सपने का जो गोवा है वो पूरे ताकत और शक्ति के साथ आप निर्माण करोगे, तो कहीं तो भी स्वर्ग में उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपने बहुत सारे अपनी स्कीम्स की बात की और बताया कि कितना सक्सेसफुल रहा है। नमामि गंगे, उमा भारती ने बोला था गंगा विल बी क्लीन्ड बाय 2016, then that timeline was shifted to 2018. You said
by 2020, 70 to 80% Ganga will be cleaned. Do you think that Namami Gange has not been a success as much as you would have hoped it to be? देखो, गंगा में और गंगा की 40 उपनदियों और नालों का काम हमने लिया है, घाटों का काम लिया है। 285 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से 30% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। हमने दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट पर काम करे 4,500 करोड़ के। सोनीपत पानीपत का प्रोजेक्ट पूरा किया। पोंडा साहब हिमाचल में यमुना पर वो काम पूरा किया। मथुरा के 3 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया। आगरा में 850 करोड़ के प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, प्रयागराज में हमारे 7 प्रोजेक्ट हैं, वाराणसी में 9 प्रोजेक्ट हैं, पटना में 13 प्रोजेक्ट्स हैं। सब जगह काम शुरू है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी अगले मार्च एंड तक गंगा 100% अविरल और निर्मल होंगी। जो स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स हैं स्वच्छता के, निर्मलता के, वो हम पूरे करेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि प्रयागराज से वाराणसी हमने जलमार्ग बनाया, इसीलिए तो प्रियंका गांधी शिप पे चल सकी। तो उन्होंने जो और दूसरी बात, उसने खुद होकर पानी पिया तो पानी शुद्ध था, इसलिए उन्होंने सर्टिफाई किया कि पानी शुद्ध है। उनके राज में पानी पीने लायक नहीं था। और कुंभ में जो करोड़ों लोग आए, वो सब लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और कहा कि इस बार गंगा अविरल भी थी और निर्मल भी थी, जबकि हमने 30% ही काम किया है। मेरा विश्वास है कि आने वाले साल भर में काम पूरा होगा, गंगा अविरल होगी, निर्मल होगी। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि अगले मार्च एंड तक आपको निश्चित रूप से ये चित्र, ये तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। तो प्रियंका गांधी का बोट शो हुआ, रोड शो नहीं हुआ? हमारे कारण हुआ। अगर हम ड्रेजिंग नहीं करते और पानी मेंटेन नहीं करते तो कहां से बोट पे जा सकते थे? तो उसने स्वीकार किया। अब एक बात अलग है कि जब उन्होंने खुद बोट में जाने के बाद स्वीकारना था कि गंगा में जलमार्ग यशस्वी हुआ, उन्हें स्वीकारना चाहिए था कि पानी में पी रहे हो तो पानी शुद्ध है, ये भी बोलना चाहिए था उन्होंने। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व अर्थमंत्री चिदम्बरम, उन्होंने लेख लिखकर कहा कि रोड में और गंगा में 2 कामों में इस सरकार ने अच्छा काम किया है। प्रियंका गांधी अब पॉलिटिक्स में फॉर्मली आ गई हैं, जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हैं। कितना बड़ा कंसर्न है ये बीजेपी के लिए? देखिए, कोई कंसर्न नहीं है। राजनीति में हर व्यक्ति को अपने को अपनाने का और ताकत लगाने का और कार्य करने का अधिकार है। अगर वो काम करती है तो उसका स्वागत है, जरूर करें, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये ईस्टर्न यूपी बेल्ट प्रधानमंत्री का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका है, गोरखपुर से वो चुनाव लड़े थे। मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। पिछले बार जैसी हमारी जीत हुई है, इस बार वैसी ही जीत होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन जो समीकरण बना है सपा बसपा के साथ आने में, समीकरण बहुत बनते हैं, बिगड़ते हैं। हम कॉन्क्रीट हमारे कार्य के ऊपर खड़े हैं और जनता मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी और हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अरिथमेटिक है। देखिए, 1971 में चुनाव हुआ था, इंदिरा जी के खिलाफ सब पार्टियां एक हुई थी, पर उसने ये सिद्ध कर दिया कि 2+2 4 ऐसा राजनीति में कभी नहीं होता। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए जो लोग आपस में मिलते नहीं थे, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, एक दूसरे की तरफ हंसते नहीं थे, वो अपॉर्चुनिज्म के आधार पर उनने अपनी अलायंस बनी है, वो सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनी है। और इसलिए निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और हम चुनकर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन सर, वहां पे नंबर्स कहां से आएंगे? 100% आएंगे। हम 300 से ज्यादा सीटें मिलाएंगे। देखो, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स दैट वाज पोल्ड सर्वे बाय और समाजवादी कैलकुलेशंस पार्टी एंड द बीएसपी इन 2014, यू आर लूजिंग 50% ऑफ योर सीट्स। देखिए, ये आपने अरिथमेटिक कैलकुलेशन किया है, पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं किया है। सो व्हाट इज पॉलिटिकल कैलकुलेशन? मैं बता रहा हूं कि जो 5 साल में हमने काम किया, उत्तर प्रदेश में विकास किया है, लोग हमें ही चुन कर देंगे। The view is that maybe Yogi Adityanath's anti-incumbency will weigh down the numbers. No problem, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोगों की नाराजगी है योगी आदित्यनाथ के चुनाव देश के लिए है, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमने किया उसकी परीक्षा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को ही प्रधानमंत्री स्वीकारना चाहती है और उसको स्वीकार करेगी और हमारी जीत होगी। क्या कांग्रेस मुक्त भारत जो स्लोगन था वो सही था? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत है, इसका मतलब कांग्रेस को समाप्त करने वाला भाव नहीं है। कांग्रेस एक विचार है और उस विचार से मुक्ति देकर हमारे विचार के आधार पर इस देश के भविष्य का निर्माण हो और हमारा विचार शक्तिशाली प्रबल बने और इस विचारों से देश के हित में जनता को मुक्ति मिले, वो भाव उसमें विचार में रखा गया था। When you look back
of these 5 years that you have been a minister, what do you think you could have done differently? देखिए, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो काम था वो मैं करते गया और मुझे विश्वास है कि 17 लाख करोड़ के काम हुए। ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी कॉन्शियस। और एक बात का मुझे अभिमान है कि 17 लाख करोड़ के काम देने के साथ एक भी कॉन्ट्रैक्टर को काम लेने के लिए मेरे ऑफिस में आना नहीं पड़ा। करप्शन फ्री और देश के साथ कटिबद्धता रखकर मैंने काम करने की कोशिश की। और कितना मैंने अच्छा किया और कितना मैंने बुरा किया, इसका निर्णय के बारे में मैंने बोलना उचित नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता और आप जैसे मीडिया के लोग इसका निर्णय करें और जो सही है उसको स्वीकार करें। What about your government? That was about your ministry. What about your government? हमारी गवर्नमेंट ने 50 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे वर्ल्ड में भारत का आन बान सम्मान बढ़ा है और इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर हमने जीएसटी लाया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याणकारी योजनाएं लाई और उसके परिणाम दिख रहे हैं। मुझे बताइए, 3.5 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते थे, वो 34 करोड़ 70,000 करोड़ का डिपॉजिट आया। 2 किलोमीटर तक रोड बन रहा था, वो 28 करोड़, अब 34 करोड़ पर डे आया। एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाए, टनल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए। अब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का काम अगले महीने में पूरा करेंगे। क्या लोग देख रहे? दिल्ली का रिंग रोड हमने पूरा किया। But hiding the NSSO report, not releasing the NSSO report. देखिए, रिपोर्ट अलग अलग प्रकार के आते हैं। रोजगार भी निर्माण हुआ है, ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा और आने वाले साल भर में 7.5% तक ग्रोथ रेट जाएगा। पर एक बात यह भी सच है कि कुछ सेक्टर बहुत चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। एग्रीकल्चर है, रियल इस्टेट है, इसको हम बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी खड़ा करेंगे। But sir, in the absence of a data, that raises questions of the government's intention, whether you have something to hide. देखिए, इंटेंशन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट, तीनों बढ़ाकर रोजगार कैसे निर्माण हो, यही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की सबसे पहली प्राथमिकता है। और इसीलिए नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। स्टार्टअप, स्टैंडअप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हमने बढ़ावा दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसके परिणाम मिल रहे हैं, आगे और अच्छे मिलेंगे और इससे भी अच्छी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। इफ यू आर सो श्योर ऑफ सक्सेस ऑफ योर स्कीम्स 100%, कि यहाँ पर सब जगह नौकरियां बनी हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सब में, तो डेटा रिलीज क्यों नहीं किया आपने? देखो, ये तो डेटा सब रिलीज किए, मेरी जानकारी से सब रिलीज किए। इसके डिटेल मुझे जानकारी नहीं है, उस डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री बता पाएंगी, पर हमने कोई हाइड नहीं किया है। Mr. Gadkari, since you have been a BJP president, my last question to you, BJP has become a person-centric party. It is no longer a people-centric party. That is what your opponents are saying. देखिए, हमारी पार्टी विचार सेंट्रिक है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया हुआ सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय, ये हमारा उद्देश्य है। देश पहले, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। और ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ नेता आमदार और खासदार के पेट से पैदा नहीं होते। जो विचारधारा को लेकर काम करने वाली पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, यही उसका कैरेक्टर है, यही उसका कल्चर है और आज उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। इस प्रकार का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और गलत है और आगे जाकर इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश, वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने का जो सपना है, वो नए भारत की सोच जो मोदी जी की है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे और हमारा सपना पूरा करेंगे। देश की जनता की आशा, अपेक्षा, आकांक्षा पूरी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। Since you often do your own calculation, 23rd of May, what is unfolding for your party and the country? नहीं, मेरा पूरा विश्वास है जी, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता के विश्वास को संपादन करके अच्छी जीत हासिल करके हम आने वाले 5 साल में हमें इस देश के भविष्य को बदलेंगे। कितनी सीटें मिलेंगी? हम लोग 300 से ज्यादा सीटें मिलाएंगे। आप बोलते हैं मोदी वेव चल रहा है। 100%। न्यू अलाइज की जरूरत नहीं है, कोई पोटेंशियल अलाइज है, ये बोला जा रहा है सर? हमने सबसे, देखो, हमने सक्सेसफुली अलायंस तो हमने की है। नहीं, ये बोला जा रहा है कि नवीन पटनायक, जगन रेड्डी आपके पोटेंशियल अलाइज हैं, केसीआर को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। देखिए, किसने क्या बोलना, किसने क्या करना, ये उनका अधिकार है।
पर हमारी भूमिका ये रही कि जितने लोग हमारे साथ आ सकते हैं, बड़ा दिल करके उनको साथ में लेकर एनडीए को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली करना और देश के भविष्य के लिए काम करना, यही हमारा मिशन है। इसमें जो आएंगे उनको सबको साथ लेकर हम आगे जाएंगे और लाने का प्रयास करेंगे। जो 300 की बात की आपने, ये भाजपा की सीटें होंगी या अलायंस के साथ होंगी? नहीं, ये तो मैं बीजेपी की सीटें 300 से ज्यादा मिलेंगी आपको कह रहा हूँ, बाकी अलायंस मिलकर तो और ज्यादा होगी। लेकिन ऑपोजिशन तो यूनाइट हो चुका है। होने दो, वो भी आजमा लें, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। नेटवर्क 18 के दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।